everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर वीकली करंट अफेयर सीरीज। आज हम करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ मार्च, दैट इज 8th ऑफ मार्च टू 15th ऑफ मार्च। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीक कवर कर लिया है। हर पूरे महीने को हम लोग 4 वीडियोस में कवर करते हैं, ये हमें पता है। आज है सेकेंड वीक, तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी रिगार्डिंग पॉलिटी, रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, रिगार्डिंग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, जो कुछ भी न्यूज़ में रहा होगा उसको हम कवर करेंगे, चाहे उसका फैक्चुअल पार्ट हो चाहे उसका कंसेप्चुअल पार्ट हो। शुरू करेंगे आज की वीडियो को विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडोनेशियाज मेरापी वोल्केनो इरप्टेड। सबसे पहली बात तो जो भी वोल्केनो इरप्ट होता है वहाँ ऐसी क्या स्थितियां हैं जिसकी वजह से वो वोल्केनो इरप्ट हुआ है, सबसे पहले तो ये पता हो, और साथ में वो जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है वो किस कंट्री में है। अगर हम मेरापी की बात करें तो जो मेरापी है ये है आपके इंडोनेशिया में, और ये एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब बार बार इरप्ट होता रहता है ये। क्योंकि मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आपका पैसिफिक ओशन है, इसके साइड में यहाँ पर आपकी यूरेशियन प्लेट है, नीचे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यहाँ पर आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। इन चारों प्लेटों के नीचे जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज कॉन्स्टेंटली सबडक्टिंग, और इसकी सबडक्शन की वजह से यहाँ पर वोल्केनोज हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें इस पूरे की पूरी बेल्ट में बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के वोल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। वोल्केनो सेमेरू है, वोल्केनो मेरापी है, वोल्केनो कराकटाओ है। ये सारी ना स्टैटिक पार्ट भी हम पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी में, तब भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी जब आप करंट अफेयर में करें तो सिर्फ मेरापी नहीं पढ़ना है आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो पूरी की पूरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये क्यों बनी है, बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंडर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये पता हो हमें। उसके साथ साथ अगर ऊपर की तरफ जाए तो फिलीपाइंस वाला भी एरिया इसी तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर मैग्मा की कॉन्स्टेंटली डिपोजिशन से यहाँ पर आपको ताल जो वोल्केनो है वो देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये इरप्ट होता रहता है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जापान वाले साइड में, कुरिल वाले साइड में, लूशन आइलैंड वाली साइड में, यहाँ पर भी मैक्सिमम जो वोल्केनोज हैं आपको देखने को मिलते हैं। जापान तो है ही सारा जहाँ पर वोल्केनोज बहुत ज़्यादा हैं, सुनामीज बहुत ज़्यादा आती हैं, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मीट करती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस तो सबसे एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वोल्केनो में से एक है। कैल्डेरा होते हैं जिसमें इतना ज़्यादा तगड़ा विस्फोट होता है कि पूरे की पूरे जो दीवार है ऊपर वाली वो नीचे गिर जाती है और वो मैग्मा के ऊपर आ जाती है, और काइंड ऑफ जो मैग्मा है जो बाहर आ रहा था वो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता। तो उस वजह से एक पूरा का पूरा ये जो क्रेटर है ऐसे तरीके से हो जाता है और यहाँ पर फिर पानी भर जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कैल्डेरा लेक। लेकिन इसके बनने का रीज़न क्या था, जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इरप्शन हो रहा है और एकदम से जो साइड वाली लेयर्स हैं वोल्केनो की वो इरप्ट हो गई हैं, वो नीचे की तरफ धंस गई हैं। वो सेंट हेलेंस के टाइम पर देखा गया था। फिर यहाँ पर आप मैक्सिको में माउंट पेरिकुटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित वोल्केनो है। तो ये सारी चीज़ें जो पता हो, सिर्फ आपने ये नाम नहीं याद करना कि मेरापी वोल्केनो जो है इंडोनेशिया में है, इसके अलावा सेमेरू इंडोनेशिया में है। इसके अलावा आपने जो कंसेप्ट है इस पूरे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का वो आपने रिवाइज करना है साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशन। माया मिशन है बेसिकली ये कि अब कोई भी मिशन है, सबसे पहली बात तो वो कौन लॉन्च करता है और क्यों लॉन्च करता है, और एरोसोल्स क्या है इसमें। देखो एरोसोल्स ना वो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत डस्ट पार्टिकल ऐसे होते हैं जो आने वाले इंसोलेशन को कर लेते हैं एब्जॉर्ब, और कुछ ऐसे होते हैं जो आने वाली को आने देते हैं लेकिन जाती हुई टीआर को ये कर लेते हैं एब्जॉर्ब। और तीसरे टाइप के होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स आने वाले इंसोलेशन को दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करके भेज देते हैं इनटू स्पेस विदाउट एब्जॉर्प्शन।
वो जो थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एरोसोल्स। ये निकलते हैं आपके बर्निंग ऑफ फायर से, आपने कोई भी फॉसिल चलाए हैं तब निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज में से निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर ये ज़्यादा होंगे वहाँ पर लेवल ऑफ इंसोलेशन जो सरफेस पर पहुँच रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन नहीं होगी सारी लाइट की। तो ऐसे एरोसोल्स जो हैं बेसिकली उनको पता लगाने के लिए कि ये जो एरोसोल्स हैं वो किस तरीके से आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कि कैसे आपका जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज एरोसोल्स। इसको पढ़ने के लिए, इसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ने के लिए नासा और इटली की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने मिशन किया है लॉन्च। और ये माया एक काइंड ऑफ इक्विपमेंट है, काइंड ऑफ पेलोड है जो सैटेलाइट में लगेगा। सैटेलाइट में लगने के बाद ये ऑब्जर्व करेगा कि एरोसोल्स किस तरीके से फैले हुए हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, जो लोग हैं इनको अगर इनहेल करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं इस पूरे मिशन के अंत में बताया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें एक आपका जो ये प्लेटिनो 2 टाइप ऑफ सैटेलाइट है वो भी इसका पार्ट है, जो कि इटली की तरफ से दिया जाएगा। और इसी पर ही जो ये आपका माया मिशन है, जो माया आप कह लो कि इक्विपमेंट है और माया पेलोड है, उसको हम लोग रखेंगे और अल्टीमेटली जो हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करना था उसको अचीव कर लेंगे। और ये खास करके अब नॉर्मली क्या होता है ना कि जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं वहीं पर एरोसोल ज़्यादा होंगे, तो ऐसी जगहें पहले पता लगाने पूरे विश्व में कि कहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, कहाँ पर एरोसोल ज़्यादा हैं। तो उसके लिए भी इस पूरे मिशन में 3 साल के लिए ये 11 ऐसे प्राइमरी टारगेटेड एरियाज हैं जिनको स्टडी करेंगे, जिसमें से इंडिया का न्यू दिल्ली भी आता है। इंडिया न्यू दिल्ली काफ़ी काइंड ऑफ पोल्यूटेड सिटी मानी जाती है, बहुत लोग रहते हैं, बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, बहुत व्हीकल्स चलते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मोर अमाउंट ऑफ एरोसोल्स आर प्रेजेंट। उसको स्टडी करने के लिए माया मिशन ने इंडिया में न्यू दिल्ली को भी मतलब काउंट कर लिया है। तो ये क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एरोसोल्स होते हैं, क्या इनकी पूरी स्पेसिफिकेशन से सिग्निफिकेंस है, ये पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे CJI एंड SCO। अभी रिसेंटली SCO है आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अगर हम देखें तो टोटल अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं और उन्हीं कंट्रीज़ के जो सबसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब उन कंट्रीज में जो भी उसको सुप्रीम कोर्ट को बोलते होंगे उन सब के हेड को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट कंट्रीज़ ने। और उनकी मीटिंग हुई है बेसिकली किस तरीके से हम अपने देश में जुडिशरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम फैसले जल्दी सुना सकते हैं, डिलेज को कैसे रोक सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकती है। तो वो सब जो चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब ये जो SCO है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई SCO इज सिग्निफिकेंट। पहली बात तो पता हो कि जो SCO है ये हम लोगों ने 2001 से भी पहले 1996 में खोजा था मतलब इसकी इनॉग्रेशन थी। इसमें टोटल 5 कंट्रीज थी और ये 5 कंट्रीज चाहती थी कि जितने भी ये सारे USSR के डिसइंटीग्रेट होने के जैसे स्टेट्स बने हैं इन सब के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े बाहर के और कंट्रीज का। तो एक काइंड ऑफ मिलिट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनिट बनाई गई थी SCO की फॉर्म में। उस टाइम इसको बोलते थे शंघाई 5, जिसमें 5 नेशंस थे जिसको हम CKKRT के नाम से याद करते हैं। C से है आपका चाइना, K से है आपका कजाकिस्तान, K से है किर्गिस्तान, R से रशिया और T से है आपका ताजिकिस्तान। देखो ध्यान रखना सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान भी T से है, तुर्कमेनिस्तान भी T से है, तो इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान नहीं है ताजिकिस्तान है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें ऐड कर दिया गया तो ये बन गया आपका SCO। पहले शंघाई 5 था, 2001 में उज्बेकिस्तान आ गया तो SCO बन गया। और इसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीज इसमें ऐड होते चले गए, जिसमें से सबसे रीसेंट है आपके इंडिया और पाकिस्तान। 2017 में दीज 2 कंट्रीज बिकेम द मेंबर ऑफ SCO। और अभी रिसेंटली ये बोला गया है कि जो ईरान है, जो कि अभी तक ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में जाना जाता है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको भी हम फुल्ली इंटीग्रेट कर लेंगे एज अ मेंबर। तो आगे आने वाली जो मीटिंग है जो ये होने वाली है उसमें ईरान जो है इट विल बी द न्यूएस्ट मेंबर, जो कि होनी है इंडिया की चेयरमैनशिप में। अप्रैल में होगी, जब अप्रैल करेंगे तब उसको वहाँ पर कवर कर लेंगे, लेकिन अप्रैल में मीटिंग होगी, इंडिया की प्रेसिडेंसी है और ईरान विल बी दी 8th मेंबर। आई थिंक इट इज 9th मेंबर। अभी टोटल 8 मेंबर है ना, CKKRT उज्बेकिस्तान 6, 7 और ये 8।
तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन शंघाई SCO है, ये इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? बीजिंग में। हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग। देखो ध्यान रखना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट आपका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो दोनों ये काइंड ऑफ रशियन भी है और चाइनीज़ भी है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं, बहुत लोग यहाँ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए जाते हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज भी दोनों कंट्रीज़ के ऊपर ही रखी गई है। तो आपको पता हो कि SCO क्या है, क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों थी, मीटिंग किस किस की हुई है, इंडिया के CGI कौन है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था कि हु हैज़ बिकम द लेटेस्ट CGI ऑफ इंडिया। तो वो चीज़ें पता हो आपकी, वो चीज़ें रिवाइज होती हैं बार बार जब आप पिछले वाली चीज़ें भी रिवाइज करते रहते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा कि पहले वाले पढ़ लिए, ये वाले पढ़ते रहे और पीछे वालों को रिवाइज नहीं किया। एक बार पढ़ने चीज़ें आपको याद अगर नहीं होती हैं तो उनको 2 बार पढ़िए, उनको 3 बार पढ़िए, उनको 4 बार पढ़िए। हर बार जब आप नई चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको नई इंसाइट्स मिलती हैं कि हाँ इसमें ये भी तो था, ये तो मैंने छोड़ ही दिया था, इसमें ये चीज़ थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो तो मुझे पहले से ही पता थी। तो वो सब जो चीज़ें ना आप साथ साथ करते रहिएगा, ताकि सिर्फ ये ना हो कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप PDF पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, PDF पढ़ रहे हैं और बहुत मैकेनिकल सा हो गया सिस्टम कि बस इसके अलावा और आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। इन सारे फैक्ट्स को, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कोट अगर आप करेंगे तो आप बेटर रह जाएंगे। इट हेल्प्स इन योर रिविजन। तो बार बार रिविजन ही आपने करनी है। और जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ रिविजन का है। सबने वीडियोस देखी हुई हैं, सबने PDFs पढ़ी हुई हैं, बस जो रिविजन कर गया, विच इज़ द हार्डेस्ट टास्क, क्योंकि रिविजन करना हल्का सा मुश्किल लगता है कि ठीक है पढ़ रखा है पहले से, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, तो ऐसे मन सा नहीं करता पढ़ने का। लेकिन वही चीज़ को टैकल करके आगे निकलना है और वो उसको टैकल कर लिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो चीज़ें जो भी आप पढ़ें उसके आसपास की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सर्च करते रहिए साथ साथ। इट विल हेल्प यू मोर, है ना। तो इस तरीके से तैयारी हम करते रहेंगे अपनी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके नए मॉथ स्पीशी मिला है कहाँ पर? कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व में। ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका तमिलनाडु में है, जहाँ पर अभी रिसेंटली ये जो मॉथ की स्पीशी है, जिसको हम हिंदी में कीट भी कह देते हैं, पतंग भी कह देते हैं, इसकी स्पीशी मिली है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सालों बाद, आफ्टर 127 ईयर्स के बाद ये मिला है इंडिया वाले एरिया में। श्रीलंका में 1893 मिला था, बट इंडिया में पहली बार मिला है। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी पता हो कि कलक्कड़ जो है ये आपका टाइगर रिजर्व वाला एरिया है, और टाइगर रिजर्व चाहे नेशनल पार्क चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दीज आर दी पार्ट ऑफ मेजर एरियाज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। एक बायोस्फीयर रिजर्व में मोर देन 2 टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं, मोर देन 3 नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, तो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाला जो टाइगर रिजर्व है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में टोटल अगर हम देखें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से जो 12 हैं दोज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, और जो बाकी 6 हैं दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो ये जो 12 में से 11th है आपका, दैट इज अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाहर के देशों ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसलिए फेमस है। इसलिए अगर कुछ भी मिलता है यहाँ पर, चाहे मॉथ की स्पीशी है चाहे बटरफ्लाई की स्पीशी है, तो पता हो कि लोकेशन क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरू। देखो ला पेरू इज काइंड ऑफ फ्रेंच वर्ड, तो इसको इसलिए से प्रोनाउंस में कर रही हूँ। अदरवाइज आपको याद करना तो आप ला पेरोज के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है, पहली बात तो क्या ये बायलेटरल है या फिर ये मल्टीलेटरल है? तो इसका आंसर है इट इज मल्टीलेटरल। क्या इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा? तो यस, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें और कौन होगा? अब ला पेरू फ्रेंच का नाम है, तो कंडक्ट भी कौन कर रहा होगा इसे? फ्रांस कंट्री ही, तो फ्रांस भी इसका पार्ट है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA की जो नेवीज हैं, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और तो ये काइंड ऑफ क्या है आपका? नेवल एक्सरसाइज, जो रिसेंटली भी पिछले इसी हफ्ते में होकर हटी है। और इसका बेसिक मकसद सिर्फ यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमें कैसे काउंटर करना है चाइना को, हमें कैसे करनी है इस्टेब्लिश पीस, हमें कैसे करना है किसी भी चीज़ को बहुत पीसफुली और ट्रेड हमारा चलता रहे।
तो ट्रेड में कोई रुकावट ना आए, कोई कंट्री अपनी हेजेमनी ना एस्टैब्लिश कर ले यहाँ पर, उन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, जिसकी प्रैक्टिस जो है दिस इज ला पेरू एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि ये हर साल नहीं होती एक्सरसाइज, इट इज़ काइंड ऑफ बाइनियल अफेयर। इसका मतलब है कि हर 2 साल में एक बार, मतलब 1 साल में 2 बार नहीं, हर 2 साल में एक बार एक्सरसाइज ये कंडक्ट करवाई जाती है। तो पता हो कौन करवाता है कंडक्ट, कौन करता है पार्टिसिपेट, और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस या फिर क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड अभी न्यूज़ में थे, काफ़ी सारे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इन सबको अवार्ड दिए गए हैं। इसको डिटेल में हम लोग करेंगे एक अलग वीडियो में, लेकिन इंडिया की पर्सपेक्टिव से जो ओरिजिनल सॉन्ग है आपका नाटू नाटू RRR मूवी का, उसको दिया गया है बेस्ट सॉन्ग, तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में इंडिया की ही जो एलिफेंट विस्परर एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको दिया गया है फॉर मतलब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड। तो इसका भी नाम पता हो आपको, एलिफेंट विस्परर, नेटफ्लिक्स पर है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसे। थोड़ी सी कम मिनट की है, थोड़ा सा मतलब वो लोग जो बहुत ज़्यादा करीब है एनवायरनमेंट के, या बहुत ज़्यादा उनको शौक है नेचर को देखने का, वो देख सकते हैं, अच्छी है, मतलब टाइम आपका थोड़ा सा पास हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। बट पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको इसका नाम पता हो और कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसको अभी अवार्ड मिला है ये पता हो। इंडिया का पहला ऐसा सॉन्ग है ये, इससे पहले कभी हमें ये जो अवार्ड है इससे नवाजा नहीं गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन LDC। देखो LDC है आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन है, बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि इलिटरेट हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। तो उनमें क्या है ना कि हम हंगर को मिटाने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। और यही कामों को करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस है आपकी UN कॉन्फ्रेंस ऑन द LDC, इसको किया गया था कंडक्ट, और अल्टीमेटली इन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया है जिसका नाम है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। दोहा में ही मीटिंग हुई है बेसिकली। तो एक तो ये कतर जो आपकी कैपिटल है दोहा की, कैपिटल कतर की कैपिटल है दोहा, वहाँ पर ये जो मीटिंग है कंडक्ट करवाई गई थी। इसकी थीम क्या थी? थीम थी फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी, कि हमें पता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आप इस पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी वांट द रिजल्ट्स। तो प्रोस्पेरिटी की तरफ हमें जाना है। ये पूरी मीटिंग हुई है जिसमें सारे के सारे जितने भी SDG हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें टोटल 17 आपके टारगेट्स हैं और 169 17 आपके गोल्स हैं और 169 आपके टारगेट्स। इन सबको हमें अचीव करना है, जिसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। मरीन लाइफ को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हाइजीन मेंटेन करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, ग्रीनरी को प्रमोट करना, वो सब चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। तो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो है वो किसके रिगार्डिंग है? LDCs के रिगार्डिंग है, सो दैट दे कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स बाय 2030, क्योंकि 2030 तक के ही गोल्स हैं ये। 2015 से लेकर 2030 तक ये 15 साल दिए गए सभी कंट्रीज को, जिसमें हमें इन सभी को अचीव करना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट है आपका, सिप्री का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके नाम से ही क्लियर है कि NGO है। वैसे ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में जो आर्म रेस है उसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जो आर्म्स को इंपोर्ट कर रही है, कौन सी ऐसी कंट्री जो आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पिछले सालों के मुकाबले इस बार अपने आर्म्स में कमी लेकर आई है या बढ़ोतरी करी है, उन सब का एक सर्वे किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को वल्नरेबल फील कर रही है और इसीलिए उसने जितने भी आर्म्स हैं उनको अपनी तरफ इकट्ठा करना शुरू किया है। तो ये सब जो काम है ये करता है सिप्री, अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है जो पूरे वर्ल्ड में आर्म्स के रिगार्डिंग ट्रेड और आर्म्स के रिगार्डिंग कंट्रोल को काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो ये इस रिपोर्ट में पहले ये बोला गया है कि जैसे इंडिया जो है, इंडिया इज स्टिल द नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर कंट्री। सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है इंपोर्ट करने वाला वो इंडिया कंट्री ही है। हम खुद नहीं बनाते, हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के मुकाबले अगर हम देखें तो। फिर आपका सऊदी अरेबिया इज एट द 2nd नंबर एंड देन कतर इज एट द 3rd नंबर।
तो इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ये है आर्म्स को इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज। और इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया को ये जो आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें रशिया सबसे पहले नंबर पर है, फिर फ्रांस दूसरे नंबर पर है और फिर यूएसए तीसरे नंबर पर है। तो स्टिल जो यूएसए वो थर्ड नंबर पर है, जबकि इंडिया ने यूएसए के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया हुआ है। इंडिया जो है यूएसए का मेजर डिफेंस पार्टनर है, एमडीपी है, बट फिर भी रशिया इज स्टिल एट द नंबर 1। तो ये जो डेटा है पूरा आपको 2018 से लेकर 2022 तक का है। तो ध्यान रखेंगे कि इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं और इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। चलिए ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कमेटी टू ओवरसी ट्रांसफर एंड इंपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। इंडिया में कोई भी वाइल्ड एनिमल जो शेड्यूल 1 में है, 2 में है, 3 में है WPA के, उसको अगर हमें इंपोर्ट करना है, उसको अगर हमें ट्रांसफर करना है, उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, इसके लिए क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या प्रॉपर चैनल्स होने चाहिए इस पूरे काम को करने के लिए। इसके लिए कमेटी बिठाई गई है, किसके द्वारा? बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी ध्यान रख लेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बिठाई है ये कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई है, जो कि हेड करेंगे जस्टिस दीपक वर्मा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे वो वाइल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो जूज में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का ट्रांसफर या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कैसे आगे जाकर करने वाले हैं, उन सब के बारे में एक रेगुलेशंस, उन सब के बारे में जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तैयार करना है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर इस कमेटी की हम बात करें तो ये कमेटी पहले भी बिठाई गई थी, लेकिन उस टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा और गुजरात वाले एरिया तक ही थी कि इस एरिया में जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी रेगुलेशंस हमें करनी है, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वगैरह की। लेकिन अब पूरे इंडिया का जो एक्सपेंस है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो स्कोप हैज़ बीन इंक्रीज्ड ऑफ दिस कमेटी। और इसके साथ साथ जो पूरे और स्टेट्स हैं उनके भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो हैं ये इसके मेंबर रहेंगे। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हैं ये उसी स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसमें नेशनल पार्क, उसके टाइगर रिजर्व, इन सभी में रेगुलेशंस बनाने के लिए रूल्स बनाते। तो दीज आर द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये कमेटी का नाम पता हो, किसने कनेक्ट करी है ये पता हो, और किस लिए बिठाई गई है ये पता हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंडिया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की। देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट नाम से क्लियर है कि पूरे वर्ल्ड की बताएगी व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एयर, कहाँ पर सांस लेना सुखद है, कहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। तो इसने क्या किया है, पहली बात तो पूरे ग्लोब को कंट्रीज में कर दिया है डिवाइड कि ये कंट्री सबसे पोल्यूटेड है, कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद इसने दी सिटी वाइज क्लासिफिकेशन कि एक कंट्री में बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं जो पोल्यूटेड है। तो और ये पोल्यूशन तो है, ये मान ली बात, लेकिन आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि ये पोल्यूशन है? अगर आपने उस कंट्री के एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट ऑफ PM 2.5 को मेजर किया है, इट मीन्स दैट कंट्री इज पोल्यूटेड। PM 2.5 है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, द साइज इज 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको आप 2.5 माइक्रोन भी बोल सकते हैं। दिस इज द साइज। ये बहुत छोटा पार्टिकल है, बर्निंग की वजह से निकलता रहता है, व्हीकल से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडीज़ में ये एंटर भी कर जाता है। तो जितना ज़्यादा एयर में ये प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ही पता लगाने के लिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है हर साल ये रिपोर्ट निकालती है। कौन निकालता है ये रिपोर्ट? एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है IQ एयर। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी सिटीज़ को इन्होंने मेजर किया और अल्टीमेटली ये बोला कि दुनिया में 5 ये कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। जिसमें पहले नंबर पर आता है चैड, सेकंड पर इराक, थर्ड पर पाकिस्तान, फोर्थ पे बहरीन और फिफ्थ पे बांग्लादेश। इंडिया जो है, इंडिया होपफुली टॉप 5 में नहीं है पोल्यूशन में, लेकिन इंडिया टॉप 10 में है। इंडिया हैज़ दी 8th रैंक। तो कंट्री वाइज तो हमने देख ही लिया, कौन रिलीज करता है ये भी देख लिया, किस बेसिस पर रिलीज करते हैं वो देख लिया। अब अगर हम और देखें कि इसमें कौन सी सिटी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो इसका आंसर है लाहौर। लाहौर है आपका फर्स्ट, सेकंड है आपका होटान चाइना में है, और फिर राजस्थान में भिवाड़ी है इंडिया में। तो इंडिया में अगर हम सिटीज़ वाइज चलें तो इंडिया की जो इंडिया है टॉप 3 में, भिवाड़ी राजस्थान में सबसे
थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में रैंक नंबर 1 लिया है इसने। और अगर मैं मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी की बात करूं, कैपिटल सिटी में न्यू दिल्ली जो है वो फर्स्ट नंबर पे नहीं है, सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट पर जो चैड की कैपिटल है विच इज एनजमेना, दैट इज मतलब उसने टॉप किया है बेसिकली। तो देखो 3 चीजें हैं, कंट्री वाइज, सिटी वाइज और कैपिटल सिटी वाइज। सिटी वाइज इंडिया थर्ड नंबर पर है, कैपिटल सिटी वाइज इंडिया सेकंड नंबर पर है। और ये पोल्यूशन में सेकंड नंबर 1 थर्ड नंबर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर मैं टॉप 50 की लिस्ट निकालूं तो इसमें टोटल 39 ऐसी सिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज हैं। मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में इंडिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर 50 में से 39 हमारे हैं, इसका मतलब मोस्ट पोल्यूशन हमारे ही कंट्री में है फिर तो, है ना। तो इस पोल्यूशन को रोकने के लिए आप जो करना चाहते हैं वो करें, जो कर सकते हैं वो करें। जो बाकी और कंट्री से जो पोल्यूशन की लिस्ट में टॉप पर नहीं आई है वो कैसे मॉडल अपनाती हैं उसको आप इनकलकेट करें अपनी पॉलिसीज में। तो ये हम सब कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बस हमें एक पॉलिटिकल विल, एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अच्छी होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं, ये पता हो, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ सकता है इस पर से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023। अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया है। कब मनाया है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन का आंसर है 15 मार्च। इस बार की जो थीम है वो क्या थी, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। कि हम लोग अब क्या चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी कंज्यूम हम लोग करें दैट शुड नॉट बी फॉसिल फ्यूल बेस्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो फ्यूल हो। हम चाहते हैं कि सोलर, विंड, बायोगैस, न्यूक्लियर, इन सबको हम लोग प्रमोट करें। इसके चक्कर में हम लोगों ने थीम रख दी है इसकी। और अगर हम, ये तो हो गया वर्ल्ड वाला, नेशनल वाला अलग है, ध्यान रख लेना इस बात का भी। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो इंडिया का 24 दिसंबर को मनाया जाता है इसमें। तो नेशनल, वर्ल्ड और वर्ल्ड की थीम, इन तीनों का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछा जाएगा जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सिंक्रोनाइज्ड सर्वे ऑफ वल्चर्स। पहली बात तो वल्चर्स होते क्या हैं। वल्चर्स होते हैं जो कि जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको ये खा जाते हैं। डेड बॉडीज को, जो डिकम्पोज डेड बॉडीज हैं जिनको डिकम्पोज कर दिया गया है बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको ये खा जाते हैं। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो अब इनके बारे में पता लगाने के लिए कि इंडिया में कहाँ पर ये ज्यादा है, कहाँ पर ये कम है, कौन कौन सी इनकी सब स्पीशी पाई जाती है इंडिया में, इन सबको पता लगाने के लिए हमने कंडक्ट किया है एक सर्वे, जिसमें ये बताया गया है कि कर्नाटका वाला एरिया, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स में हमने ये सर्वे किया। और ये पता लगाया है कि टोटल देयर आर 246 वल्चर्स जो कि इन तीनों स्टेट्स में हैं। हमें नहीं याद रखना, कोई हमें जरूरत नहीं 246 है कि 346 है, कुछ नहीं पता करना। हमें बस पता हो कि वल्चर्स एक तो होते क्या हैं, और वल्चर्स जो हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं, जो डेड बॉडीज को खाते हैं, अगर उन डेड बॉडीज में एक ड्रग है जिसका नाम है डाइक्लोफिनाक, द नेम ऑफ दैट ड्रग इज डाइक्लोफिनाक। ये काइंड ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि आप किसी भी इन्फ्लेमेशन के टाइम पर, इन्फेक्शन के टाइम पर लेते हैं। तो ये हम भी ले सकते हैं ह्यूमंस, और ये एनिमल्स को भी दी जाती है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, कि जो गाय हैं, जो भैंस हैं, इनको ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हम कर सकें, तो उसके लिए ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अगर अल्टीमेटली उन गाय, भैंस या किसी और एनिमल में ये डाइक्लोफिनाक ड्रग की प्रेजेंस है और जब ये वल्चर्स इसको खा रहे हैं उसके बाद वो बॉडी में इनके भी जाएगा, डाइक्लोफिनाक जो ड्रग है वो इनकी बॉडी में भी जाएगा, और जब वो जाएगा तो इनकी बॉडी में जो किडनी है वल्चर्स की दैट वुड बी फेल्ड। तो किडनी फेलियर से जो डेथ है इन वल्चर्स की वो देखने को मिलती है। और ये जो सर्वे है ये आपका 3 स्टेट्स में देखा गया था, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका वाला एरिया। कौन कौन से एरियाज थे, जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो कि आपका तमिलनाडु वाले एरिया में है, इसमें करा गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि मुदुमलाई कहाँ पर है, सत्यमंगलम कहाँ पर है, बांदीपुर कहाँ पर है, इसलिए करवा रही हूँ बस ये, है ना, कि मुदुमलाई तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है, फिर आपका वयनाड है आपका केरला में, और बांदीपुर और नागरहोल है आपके कर्नाटका में। तो ये बहुत मेजर नेशनल पार्क्स हैं, मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपके। तो इनके नाम आपको पता हो, इनके स्टेट्स आपको पता हो।
वल्चर्स क्या होते हैं, वल्चर्स की डेथ क्यों हो रही है इंडिया में बहुत ज़्यादा, हम क्या जो ड्रग है वो यूज़ कर रहे हैं, उन सब के बारे में पता हो। और सर्वे में ये बताया गया है कि टोटल इंडिया में 9 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि वल्चर्स की मिलती हैं। आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ वो याद करनी है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि हैं टोटल आपकी 4। बाकी से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 4 याद करेंगे हम लोग। कौन कौन सी हैं वो? ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर और आपका रेड हेडेड वल्चर। ये सारे इंडिया में मिलते हैं। जैसे आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, रेड हेडेड, इसका जो हेड है वो रेड कलर का है। सिलेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर है ये। तो ये 4 हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अगर इंडिया में से ये खत्म हुए सबसे पहले तो इनके वापस आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। इसीलिए सोच समझ के हम सारे जो वल्चर्स हैं उनको संभाल के रखें। जितने भी हम काउज, बफलोज जो डेड हो गई हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनकी बॉडी में डाइक्लोफेनाक ना हो, इसके लिए पहले टेस्टिंग करवाई जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम करेंगे और इन सभी 9 सब स्पीशीज ऑफ वल्चर को हम लोग बचा लेंगे। आपको बस 4 याद करने हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा। ये जो एक्सरसाइज है ये है आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और ये क्या कौन सी है? ये है आपकी आर्मी की एक्सरसाइज। ये एयरफोर्स नहीं है, ये नेवी नहीं है, ये आर्मी की है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ पर हुई है तो ये जोधपुर वाले एरिया में हुई है, राजस्थान वाले एरिया में। सीधा क्वेश्चन आता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर हुई है? राजस्थान में, जोधपुर में। और किसके बीच हुई है? इंडिया और सिंगापुर। जो कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जो हरियाणा में है, ना तो राजस्थान में है, ना सिंगापुर के साथ कोई लेना देना है। फिर भी सिंगापुर के साथ की जा रही है, जोधपुर में की जा रही है। तो थोड़ा सा ऐसे ऑफ ट्रैक जो टॉपिक है वो भी आपको ऐसे एक्सेप्शनल तौर पे पता हो कि नाम से पता नहीं लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज कहाँ पर हुई होगी या किसके साथ हुई होगी। ठीक है, तो सिंगापुर और इंडिया की है और की गई है जोधपुर में। और इसके अलावा सिर्फ ये पहले एक्सरसाइज नहीं है जो सिंगापुर के साथ हम कर रहे हैं, सिंगापुर के साथ हम लोग एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो है, जो अगेन आर्मी की ही है, ये भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अग्नि वॉरियर प्लस बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडिया, सिंगापुर और आर्मी की एक्सरसाइज है। ये वाली जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये हुई है आपके जोधपुर वाले एरिया में। इतना पता हो, इतना ही हमें आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन एंड ऑकस। जो ऑकस है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, इसमें आपका यूके और इसमें आपका यूएस, ये 3 कंट्रीज हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन तीनों का जो एक ये समूह है, पहली बात तो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडो पैसिफिक ओशन के रीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। तो अगर चाइना को काउंटर करना है तो इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा और इसके पास अटैक सबमरीन्स होनी चाहिए। और अटैक सबमरीन्स वो भी कौन सी? जो न्यूक्लियर पावर्ड हो, जिनको बार बार डीजल या फिर बार बार इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरीज ना ख़त्म हो जाए, इन सब के लिए बार बार सरफेस से बाहर ना आना पड़े। जो ये पावर्ड होती है न्यूक्लियर पावर्ड, ये सारे टाइम पर पानी के नीचे रह सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय कर सकती हैं ये। तो जब भी अगर अटैक होगा या कोई युद्ध होगा या कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पर वॉर सिचुएशन लाइक क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास भी सबमरीन्स हों जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चाइना काउंटर हम लोग कर सकें। और इसके लिए ही यूएसए और जो यूके है वो चाहते हैं दी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया। और इसके रिगार्डिंग जो पूरा डिटेल्ड प्लान था वो सब दिया गया है बाय दीज 2 कंट्रीज़। और अल्टीमेटली पता हो आपको 2021 में ये अनाउंस किया गया था। क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं, अभी न्यूज़ में क्यों है, ये पता हो। और सबमरीन्स कौन कौन सी हैं? सबमरीन्स आपकी 2 तरीके की हैं। एक है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, एक है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और एक है आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। जो डीजल इलेक्ट्रिक है उसमें क्या है, बेसिकली डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बैटरी भी है और डीजल भी लगता है, दोनों लगते हैं। बट न्यूक्लियर वाले में है आपकी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, अटैक में ये ज़्यादा कामगर साबित होती है, ना कि डीजल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अतुकल पोंगल। अतुकल पोंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अतुकल पोंगल एक फेस्टिवल है।
10 दिन का ये फेस्टिवल है टोटल। इसके जो 9वां दिन है, 9th डे पर जो फीमेल्स हैं वो एक राइस की मीठी सी डिश जो है वो तैयार करती हैं। और जो आपका ये टेम्पल है अतुकल भगवती टेम्पल जो तिरुवनंतपुरम में है, उसमें जो भगवान प्रेजेंट हैं, भगवान उपस्थित हैं, उनको ये मतलब अर्पण की जाती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हैं कि इसमें फीमेल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी दी विमेंस साबरीमाला। साबरीमाला में जो लॉर्ड अयप्पा हैं, उनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ मेल द्वारा की जाती है। और इसमें जो है, इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ विमेन की तरफ से होती है। दैट इज़ वाई फेमसली नोन एज विमेंस साबरीमाला। और कई बार तो मतलब अभी नहीं, पहले भी 2009 में ये जो रिचुअल है जिसमें ये सारी जो फीमेल्स हैं वो इकट्ठी होती हैं और ये पूरी जो मीठी सी डिश है वो प्रोवाइड करती हैं टू द गॉड, वो वाला पूरा जो एक्सरसाइज है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था फॉर द बीइंग द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ विमेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ 2.5 मिलियन पीपल इन्होंने सिंगल ने पार्टिसिपेट किया था। 2.5 मिलियन 25 लाख होते हैं, तो बहुत ज़्यादा है ये। तो एक दिन में 25 लाख लोग अगर आपकी किसी जगह पर आ रहे हैं तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन आप देखिए, तो है ये चीज़। तो कहाँ पर ये टेम्पल है ये पता हो आपको, इसका नाम क्या है, जो गॉड यहाँ पर है उनका नाम क्या है, और ये क्या बेसिकली पूरा फेस्टिवल है, कितने दिन का है, क्यों मनाया जाता है, ये हल्का सा आइडिया हो बस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाले एरिया में CEA की रेगुलेशन। CEA है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये ऑर्डर पास कर सके कि जितने भी एरियाज में ये ग्रिड इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है वहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं उन सबको कर दिया जाए अंडरग्राउंड। क्योंकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये ऐसे बर्ड हैं जो बहुत भारी हैं। ये ना बहुत ज़्यादा ऊंची तक मतलब उड़ नहीं पाते। तो जब ये ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं उड़ते टाइम टकरा जाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस पे, और काफ़ी बार ये देखा गया है कि इनको करंट लग जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। और जबकि इंडिया में पाए जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, तो इनको बचाने के लिए एक ही तरीका अब हमारे सामने रहता है कि हम सारी ट्रांसमिशन लाइंस को कर दें अंडरग्राउंड। इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए CEA के द्वारा कि वो ट्रांसमिशन लाइंस जिनकी जो पावर दैट इज 33 किलोवाट या उससे कम, वो सब तो जाएंगे अंडरग्राउंड। और जो इससे ज़्यादा की आप कह लो कि इससे ज़्यादा पावर की ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो थोड़ा सा ना ऊपर रहेंगे और काइंड ऑफ बर्ड डाइवर्टर्स उसमें लगवाए जाएंगे ताकि बहुत बड़े बड़े आपको ऐसे दिख जाए कि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर ना आए। तो काइंड ऑफ कैंपेन्स आप चलाएं, काइंड ऑफ जो एक टेक्नोलॉजी है वो आप लेकर आएँ कि बर्ड्स को पता हो कि ये वाला पूरा एरिया जो है वो लाइंस का है, यहाँ पर नहीं जाना है। आप उसको कवर कर दीजिए, आप उसको थोड़ा सा एरिया उसका बढ़ा दीजिए, है ना। तो वो सब जो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो 33 किलोवाट से नीचे ऊपर की जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस होंगी उनको बना दिया जाएगा विद बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स। उससे नीचे वाली सभी हो जाएंगे अंडरग्राउंड, इससे कि जो इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ जो होती हैं सारे बस्टर्ड्स की वो रोक दी जाएंगी। अगर हम बस्टर्ड्स की बात करें तो ये पूरे इंडिया का आप कह लो कि इम्पोर्टेंट बर्ड है। ये मिलता है आपको ग्रासलैंड्स के एरियाज में, जहाँ पर ना तो बहुत पेड़ है ना ही बहुत सूखा है। तो ग्रासलैंड की स्पीशी है ये। और अगर ये स्पीशी बहुत मिलती है तो समझ लीजिए ग्रासलैंड बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अगर इस स्पीशीज की कमी है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दैट इज अगेन दी स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और पूरे इंडिया का मोस्ट क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड जो है उसके लिए हम प्रसिद्ध रूप से इसे जानते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। साथ में हमने देख लिया ग्रासलैंड्स की स्पीशीज़ हैं, और ये आपको वहाँ मिलेगा जहाँ ग्रासलैंड्स हैं। अब जहाँ ग्रासलैंड्स हैं मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये वाले एरियाज मेनली ये हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो मिलती है आपको राजस्थान और गुजरात में। और राजस्थान गुजरात के लीजिए, और काइंड ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी भी तो है, ये माइग्रेटरी है, बर्ड है। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा सकता है बहुत इजीली। तो माइग्रेटरी स्पीशीज होने की वजह से भी ज़्यादा हमारे पास ये अब जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग बचाएं। ठीक है, और इसके लिए ही हम लोगों ने IUCN में साइट्स में इसका जो अपेंडिक्स है वो 1 रखा हुआ है। CMS में माइग्रेटरी स्पीशीज वाली कन्वेंशन में भी अपेंडिक्स 1 है, और WPA में शेड्यूल 1 है। हर जगह पर इसको हम लोगों ने तवज्जो दी है और इसके लिए बेटर कैंपेन्स चलाए हैं।
तो इलेक्ट्रिसिटी के लाइंस को चाहे नीचे करने का डिसीजन हो चाहे ऊपर करने का डिसीजन हो, हम लोगों ने हमेशा इस स्पीशीज के बारे में सोचा है। तो ये ध्यान रखेंगे, IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में है, जो मैक्सिमम पॉसिबल आप कह लो कि लिस्ट है उसमें ये पाया जाता है। जैसे CMS का अपेंडिक्स 1 भी तो सेम ही चीज़ है कि दोज माइग्रेटरी स्पीशीज विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, और अगर आपने इनको अभी नहीं बचाया तो फ्यूचर में ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स सेम, और IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसके बाद सीधा एक्सटिंक्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो एक्सटिंक्ट जब हो ही गई फिर तो फायदा ही क्या है इनको बचाने का, मतलब अब तो एक्सटिंक्ट हो ही गई, हम काम तो कब करेंगे जब ये खत्म होने वाली होंगी। तो इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब है, तो ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है कि जल्दी से जल्दी हम अपना काम शुरू कर दें इनको बचाने का। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है मेगा ट्रॉपिक्यू 1 सैटेलाइट। ये MT1 सैटेलाइट न्यूज में थी क्योंकि अभी इसरो के द्वारा इसको हम लोगों ने कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट जब किया था तो उसमें सक्सेसफुली इसको हम लोग नीचे लेकर आए थे। जैसे हम देखते हैं कि पूरे अर्थ के अराउंड ना सैटेलाइट्स ऐसे घूमते रहते हैं, सैटेलाइट्स घूमते रहेंगे, कभी डिसफंक्शनल हो जाएंगे, तो ऐसे स्पेस में अगर घूमते रहे तो जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उनसे टकरा सकते हैं, तो स्पेस डेब्री बढ़ता है ऐसे सैटेलाइट से जो काम नहीं कब करती। तो ऐसी सैटेलाइट्स को हम लोग दोबारा से धरती पर लेकर आने की कोशिश करते हैं थ्रू एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड री एंट्री। कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि जो अर्थ का ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको अपनी तरफ ना खींचे, जिससे कि ये कहीं पर भी चला जाए। आपको पता हो कि ये टारगेटेड एरिया पर ही जाएगा, यहाँ से है इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, तो ये सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो कंट्रोल्ड जो री एंट्री है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कर दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें कि कौन सी सैटेलाइट थी ये, तो इंडिया और फ्रांस की एक ये कोलैबोरेशन थी, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें मेजरली इसको हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर स्टडिंग दी वेदर एंड फॉर स्टडिंग दी क्लाइमेट, कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, किसी भी जगह का जो वेदर है वो कैसे चेंज हो रहा है, उन सब पर हम लोगों ने इसमें डिस्कशन वगैरह करी थी। अभी सैटेलाइट जो है इसमें जो ऑर्बिट था दैट वाज 20 डिग्री टू द इक्वेटर। जैसे ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये है आपका ऐसे अराउंड 20 डिग्री पे। तो ये इक्वेटोरियल नहीं था, ये पोलर नहीं था, काइंड ऑफ इक्वेटोरियल बट विद 20 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये बस आपको पता हो कि हाँ ये सैटेलाइट का नाम है, ये क्यों भेजी गई थी, किन दो कंट्रीज का कोलैबोरेशन है और न्यूज़ में क्यों है। और कंट्रोल्ड री एंट्री का मतलब क्या होता है कि दोबारा से एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में लेकर आना, बट ग्रेविटी से थोड़ा सा कंट्रोल करके, अदरवाइज ये बहुत जल्दी ही ऐसे जल जाएगी एटमॉस्फेयर में एंटर करके। आपको पता हो कि ये धरती पर हमने उतारनी है, इसलिए इसकी स्पीड शुड बी मेंटेन्ड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे शालिजा धामी, फेमस लेडी, और पहली बार 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पर इनको हम लोगों ने सौंपा है कार्यभार किस चीज़ का। शी विल हेड द कमांड ऑफ फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट इन द वेस्टर्न सेक्टर फेसिंग पाकिस्तान। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एक पूरी कमांड, वो एक पूरी यूनिट जिसमें एक लेडी जो है वो पूरा कमांड करेंगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गोलीबारी, पाकिस्तान की तरफ से जो सेफ्टी है वो मेंटेन हम करके रखें। तो नाम आपको पता हो, शालिजा धामी है। कहाँ पर इनको पोस्ट किया गया है? वेस्टर्न सेक्टर में जो फेसिंग पाकिस्तान है। और ये कब किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च के दिन। और ये पहली ऐसी इंडियन एयरफोर्स की लेडी हैं जो कि इस पूरी कमांड को हेड करेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेडी है IAF की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। आपको पता हो कि इस बार 8 मार्च को ही मनाया है, बट विद व्हाट थीम? थीम क्या है इसकी? थीम है डिजिट ऑल इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। देखिए डिजिटल से आया है डिजिट ऑल, मतलब कितना दिमाग लगाया गया कि क्या थीम होनी चाहिए। तो डिजिट ऑल का मतलब है कि चाहे वो विमेन है चाहे वो मेल है, अगर आपने पूरी तरक्की करनी है तो फिर आपको जो डिजिटाइजेशन है वो हर तबके तक पहुंचानी पड़ेगी। तो डिजिट ऑल जिसमें इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी हैं। 1975 से ही ये जो डे है ये हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। पहले कब मनाया था, किसने शुरू किया था, नहीं जानने की ज़रूरत हमें, नहीं हम जानेंगे। हमें बस पता है कि 75 में यूएन ने शुरू किया था, हम लोग तब से इसको मना रहे हैं। इस दिन क्या हुआ था, शैलजा धामी को हम लोगों ने वेस्टर्न सेक्टर की कमांड यूनिट को सौंप दिया था। ठीक बात है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता हो, हम इसको लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएन ट्रीटी ऑन हाई सीज। देखो यूएन ट्रीटी तो हम कर ही लेंगे, बट उससे पहले हाई सीज कर लेते हैं कि ये क्या बला है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि इंडिया का एरिया है, क्योंकि लैंड वाला एरिया है, हम लोगों ने रेगुलेशंस करनी है, लोग रहते हैं उनको एडमिनिस्टर करना है हम लोगों ने। लैंड वाला एरिया तो पता लग गया, लेकिन वाटर में किसका एरिया कितना है कैसे पता लगेगा? उसको पता लगाने के लिए यूएन की तरफ से हम लोगों ने यूएन क्लॉज जो ट्रीटी है उसको साइन किया हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसमें क्या बोला गया कि इस पूरी बेसलाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक आगे का क्षेत्र है उसे हम कहेंगे टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी। इसमें इंडिया जो करना चाहे वो कर सकता है, फिशिंग करे फिशिंग कर ले, माइनिंग करे माइनिंग कर ले, किसी को आने ना दे अपनी टेरिटरी में, ना आने दे, टैक्स लेना है टैक्स ले ले, जो मर्जी करना है करे। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल से आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक ये है आपका कंटिगुअस जोन, क्योंकि पूरा कंटिगुअस जोन है इसके साथ लगता हुआ एरिया, और शुरुआत से लेकर एंड तक है आपका 200 नॉटिकल माइल्स, जो कि है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, जो डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है उसको आपने प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ये तो आपका जिम्मेदारी है। लेकिन इस 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो ये हाई सीज हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो कि किसी कंट्री के अंडर नहीं आते, यहाँ पर जो मरीन स्पीशीज मिलती हैं उनको आप कैसे बचाएंगे, उनको आप थ्रेटेंड होने से कैसे रोकेंगे, इसके लिए ये है ट्रीटी। दिस ट्रीटी इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस, BBNJ के नाम से जो ट्रीटी है वो काफी फेमस है, जो कि शुरू की गई थी थ्रू इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस, जो यूएन के द्वारा ही लेड है ऑब्वियसली। तो ये अभी इसके ऊपर कोई बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ना ये ना तो रेटिफाई हुई है ना सभी ने इसको साइन किया है। लेकिन एक बार अगर ये साइन हो गई, ये पता लग गया कि हाँ इस हाई सीज में सभी कंट्रीज इकट्ठे मिलकर काम करेंगी, कैसे काम करेंगी वो सब लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आपने इसके ऊपर साइन कर दिया, तो रेटिफाई अगर हो गई है, तो देन दिस ट्रीटी वुड बी लीगली बाइंडिंग। तो आपने अगर साइन कर दिया तो पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको इसको दोबारा से अपने पार्लियामेंट में डी रेटिफाई करना होगा, उससे पहले आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये हाई सीज क्या होते हैं देख लिया हम लोगों ने। हाई सीज क्या है, बेस लाइन वाले एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ है, उसके आगे के जो भी एरियाज है वो हाई सीज है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं। कोई भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर मरीन स्पीशीज को बचाना है कि नहीं बचाना है ना। तो ये जरूरी है हमारे लिए जानना। दूसरा अगर हम देखें इसमें कि जब 1982 में ये यूएन क्लॉज भी अपनाया गया था ना, तब ये बोला गया था कि इतने एरिया तक आप काम कर लीजिए, इतने एरिया तक हम काम कर लेंगे, लेकिन उससे आगे कौन करेगा ये नहीं बताया। और तब से ही बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है ये, और तब से लेकर अब तक कोई भी ट्रीटी ऐसी नहीं आई है जो कि एक कंट्री का वर्चस्व साबित कर दे कि आपने ये करना है। जब बोलते हैं ना कि एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये तो कर ही लेंगे, हर कोई ही सोचेगा तो कोई भी नहीं कर पाता फिर, और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दैट इज अनअचीवेबल, वो अचीव हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए थोड़ा सा ना हमें पता हो कि ये काम आपका है, ये काम आपका है, ज़्यादा काम इंटरफेरेंस ना हो, और सभी जो चीज़ें हैं वो वेल मैनर में हम लोग एडमिनिस्टर करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब हम लोग करेंगे थ्रू BBNJ, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। साइन अगर हो गया एक बार तो फिर लीगली बाइंडिंग होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे IPSA एंड डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म। IPSA है आपका इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इन तीनों कंट्रीज ने अभी दोबारा से शुरू किया है कि जहां पर डिजिटल गवर्नेंस के बारे में बात की जाएगी कि आप कह लीजिए कि मोबाइल फोन्स हो, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, लोगों तक आप पहुंचने चाहिए हो थ्रू सोशल मीडिया, वो सब जो चीज़ें हैं, द गवर्नेंस शुड बी डिजिटल। आपको कोई भी तकलीफ है तो आप मैसेज कर दीजिए, आप ट्विटर पर ट्वीट कर दीजिए, आप CP ग्राम्स जो पोर्टल है उसके ऊपर लिख दीजिए। तो बहुत सारे जरिए हैं जहाँ पर जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, अपने जो दिक्कतें हैं बता सकती है टू सरकार।
उसके लिए इप्सा ने जो सारे काम है करने शुरू किए हैं। इसलिए न्यूज़ में था, ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए डिजिटल गवर्नेंस के लिए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी काम करना शुरू किया है, तो आंसर वुड बी इप्सा। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देख लिया, कब बनी थी ये भी देख लेते हैं। ये बनी थी आपकी रिसेंटली 2003 में, रिसेंटली नहीं, 2003 बहुत पुराना हो गया, 20 साल हो गए। 2003 में ये बनी थी, उसमें तीनों ही कंट्रीज मेंबर्स थी। उस टाइम पर ये बोला गया था कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, उन सभी का कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये जो कंट्रीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि वैसे डेवलपिंग है ये, बट इनकी चलती बहुत दुनिया में, तो इसीलिए ये अच्छा काम कर लेंगी। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इनॉग्रेटेड। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इप्सा मार है आपका, इप्सा मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये सब भी जो है इंपॉर्टेंट है। और ये काइंड ऑफ एक्सरसाइज है मैरीटाइम मतलब नेवी की एक्सरसाइज है, तीनों की ट्राइलेटरल है ये। इप्सा इसके अलावा एक और बात के लिए फेमस भी है, इसमें बनाया गया था इप्सा फंड 2004 में। 2004 में जब इप्सा फंड बनाया गया तो ये बोला गया था कि हम लोग ना इसमें पैसे इकट्ठे करेंगे और ये पैसे को यूज़ करेंगे इन सभी कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है उसको हटाने के लिए। तो ये फंड आज भी एग्जिस्ट करता है, इसमें से इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन सबको फंड्स दिए जाते हैं कि आप अपनी कंट्रीज़ में ज़ीरो हंगर को मतलब अचीव कर लीजिए, आप पॉवर्टी को एलिविएट कर लीजिए, आप एजुकेशन को प्रमोट कर लीजिए। तो इप्सा फंड जो है 2004 के बाद काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली अभी भी रन किया जा रहा है। और ये जो फंड है ये मैनेज किया जाता है बाय UN ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये प्रॉपर एक ऑफिस है UN का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फंड्स की बात की जाती है, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रख लेंगे। इप्सा इन न्यूज़ में क्यों था, इप्सा वैसे कब बना था, और इप्सा का फंड जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सऊदी और ईरान अग्री टू रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज। सऊदी अरेबिया और ईरान की जो खटपट है, जो अनबन है, वो काफ़ी सालों से चली जा रही है। ये जो है 2016 के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन इसने हासिल कर ली थी कि सऊदी अरेबिया ईरान से नहीं बोलता, ईरान सऊदी अरेबिया से नहीं बोलता, आपस में कोई मीटिंग नहीं होती है। तो इंडिया अगर ईरान की तरफ जाए सऊदी अरेबिया रूठ जाता था, इंडिया सऊदी अरेबिया की तरफ जाए तो ईरान रूठ जाता था, ऐसे ही हर कंट्री से चला हुआ था। अब इन्होंने अग्री किया है कि हम लोग ने काम करेंगे, आपस में बैठते हैं साथ में और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं, ताकि बातचीत ना करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बातचीत करके सोल्यूशन निकालना इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो इसको करके ही सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ठीक हुए हैं, एंड द इंटरमीडियरी वाज चाइना। तो एक तो ये ज़रूरी है ध्यान रखना, आपको पता हो कि सऊदी अरेबिया जो है ये कहाँ पर है, ईरान जो है वो कहाँ पर है, इन दोनों की बनती क्यों नहीं। सबसे पहली बात तो यही पता हो हम लोगों को। सबसे पहली बात ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने अब अपने लिए अपनी जो एम्बेसीज हैं वो रीओपन कर दी हैं। तेहरान में रहेगी सऊदी अरेबिया की एम्बेसी और रियाद में रहेगी ईरान की एम्बेसी। तो सबसे पहला जो स्टेप है रिलेशंस को बैलेंस करने का वो यही है। सभी ने बोला है कि हम लोग ना अपने इंटरनल मैटर्स में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, तो हम भी नहीं करेंगे, आप भी ना करना। और जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कि कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, वो सब भी दोबारा से इसको अचीव कर लिया गया है, उसको दोबारा से साइन करके अब उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। तो वो भी इसकी खास बात है, ये ज़रूरी है। दूसरा अगर हम देखें तो इनके रीजंस क्या थे कॉन्फ्लिक्ट होने के। सऊदी अरेबिया में देयर वाज द किलिंग ऑफ, जो शियाई क्लेरिक थे उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसी के चलते ईरान ने सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया था। बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है वो आपकी जो है सुन्नी पॉपुलेशन से ज़्यादा भरी हुई कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, सुन्नी पॉपुलेशन, और जो ईरान है, ईरान जो है वो वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं शियास, है ना। तो इस वजह से क्या था कि जब उनके शिया क्लेरिक को मार दिया गया था तो ईरान ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पर करवाए थे, अटैक करवा दिए थे। तो इसके बाद ही रिलेशंस काफ़ी बिगड़ गए थे। और जो ये ईरान और जो JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें USA है, आपका UK है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है, प्लस जर्मनी है, इन 6 कंट्रीज़ ने, ये तो है P5,
और जर्मनी ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ कि ईरान जो है अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दे और हम 6 की 6 कंट्रीज जितने भी सैंक्शंस हम लोगों ने लगाए हैं आपके ऊपर उसको हम हटा लेंगे, आप ये कर लीजिए। लेकिन JCPOA खत्म कर दिया गया था आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो इसीलिए फिर वो जो सारी की सारी मेहनत थी इसको साइन करने की, डील्स को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की, वो सब चली गई थी। और उसके बाद से ईरान की तरफ से काफ़ी और कंट्रीज पर भी अटैक किए जा रहे थे, जिसमें ये बोला जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ईरान अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसीलिए अटैक करवा रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को दूर पीछे छोड़ते हुए इन दोनों ने नेगोशिएशंस करी हैं और ये बोला है कि आगे फ्यूचर में कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो रीज़न क्या थे कॉन्फ्लिक्ट के, ये पता लग गए। इमीडिएट क्या था रीज़न, ये पता लग गया, किलिंग ऑफ शियाई लीडर। और क्या है बेसिकली पूरा एवोल्यूशन, चाइना ने कैसे इंटरमीडियरी का रोल निभाया और अब जो डील साबित हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे MSME का लीन स्कीम। देखो लीन स्कीम क्या है, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ही इसको लॉन्च किया है। ये लीन स्कीम है जिसमें हम MSMEs को ग्लोबल लेवल पर compete करवाने के लिए एलिजिबल करेंगे कि जो सोच है आपकी थोड़ी सी ग्लोबल हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, जो लेवल ऑफ इनोवेशन है वो प्रमोट हो, आपकी जो मार्केटिंग लिंकेजेस हैं वो बढ़िया हो जाए। तो इस तरीके से MSMEs को हम लोग ग्लोबल लेवल पर compete करवाने के लिए जो स्कीम चला रहे हैं उसका नाम है MSME लीन, जिसमें कई सारे ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। परसूट परफेक्शन, कि अच्छे से काम करेंगे, परफेक्शनिस्ट होकर काम करेंगे। डिफाइन वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो पता हो आपको। उसी के बाकी मैप वैल्यू स्ट्रीम, कि आप किस जगह तक जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं आप, वो आपने पता लगाना है। क्रिएट फ्लो, कैसे करेंगे वो बताइए हमें। एंड लास्ट में एस्टैब्लिश पुल, कि हर जो एक कंपनी है वो आपके पास आए टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स, कि ये हमारा पूरा एक आप कह ले कि पूरा टेंडर है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तभी तो ये सब होगा जब आप अपनी पहचान कहीं और जाकर बनाएंगे। तो ये सभी जो रीजंस थे, इसी वजह से MSMEs को हम ग्लोबली लेवल पर अच्छा करने की कोशिश करेंगे और तब जाकर हम इनको और भी ज़्यादा प्रमोशन लेवल पर लेकर जा सकेंगे। तो लीन स्कीम जो है वो इसके रिगार्डिंग है। तो ये ध्यान रखेंगे, बस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, प्रोडक्शन को प्रमोट करना है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ना है सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ MSME इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट के सपोर्ट की, कि क्या इसमें जो पैसे हैं वो कौन देगा। MSMEs को ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे की तो पूरी कहानी है। अगर पैसे होते तो MSMEs ना होती, वो ग्लोबल कंपनीज बन जाती। तो पैसे का जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 90% जो पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे, 90% ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फीस, कि किसी भी MSME को आप ग्रो कैसे करवा सकते हैं, आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में कंसल्टेंसी अगर आपको किसी से लेनी है तो फीस सरकार देगी। आपको अगर हैंड होल्डिंग या फिर आपको किसी और बिग कंपनी के साथ मिलकर काम करना है या फिर आपको अपने लेवल पर ही कोई काम करना है, उन सब के लिए भी जो स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे उसके लिए सरकार देगी आपको पैसे। और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी हैं। अगर कोई ऐसी MSME है जो पहले से ही विमेन SC/STs के द्वारा ओन की जा रही है या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उसको 95% का सपोर्ट दिया जाएगा और एक्स्ट्रा 5% दिए जाएंगे तो दोज MSMEs जो किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आप कह लीजिए कि अप्लाई करेंगे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्लाई अगर हो रहा है तो 5% इंसेंटिव उनको भी दिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा पैसे MSMEs नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है। उनका काम सिर्फ है ग्रो करना, ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजीज को निकालना, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है सरकार का है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट विमेन टू लीड आर्मी यूनिट नियर चाइना बॉर्डर। जैसे हमने शालिजा धामी के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे अभी कर्नल गीता राणा के बारे में। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट यूनिट को कमांड किया है, खास करके लद्दाख सेक्टर में, जो कि चाइना से लगता हुआ सेक्टर है, काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जनवरी 2023 में जो कैप्टन शिवा चौहान है उनको भी सियाचिन पर भेजा गया था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम अ विमेन ऑफिसर वाज डिप्लॉयड एट दैट हाईएस्ट बैटलफील्ड।
शिवा चौहान के बारे में पता हो आपको, गीता राणा के बारे में पता हो आपको। और इसके अलावा अभी सूडान में जो रीजन में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं, वहाँ पर भी पहली जो पूरा हम लोगों ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी है उसमें सारे विमेन हैं। तो ये सारे जो आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ये पता लगता है कि कितना ज़्यादा लेवल पे हम लोग विमेन को आगे और प्रमोट कर रहे हैं, खास करके इन आर्मीज़। तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात चलती रहती थी हमेशा, अब वो कहीं ना कहीं दूर रह गई है। वो अब डिबेटों में डिबेट ही नहीं, वो बातों में बात नहीं रह गई अब तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ वेरी एफिशिएंटली। तो आपको इनके नाम पता हो, आपको पता हो कि इनको किस जगह पर हम लोगों ने पोस्ट करा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 54th CISF रेजिंग डे। CISF पार्ट है आपका CAPF का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें टोटल 7 आती हैं, आसाम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB। आसाम राइफल्स आसाम में काम करती हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर काम करती है। CISF जो है ये जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स हो गए आपके, एयरपोर्ट्स हो गए, न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हो गए, उन सभी की जो एक सिक्योरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है CISF। CRPF है सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो नक्सलाइट्स वाले जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर काम करते हैं। ITBP जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तैनात है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और SSB है आपका इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर तैनात। ये 7 हैं आपके CAPF। इसमें से जो CISF है उसका रेजिंग डे मनाया जाता है ऑन 10th मार्च। पहले मनाया जाता था बट अब उसको चेंज कर दिया गया, नाउ इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th मार्च। ये ध्यान रखेंगे। तो CISF क्या काम करता है ये पता हो। ये सभी जो CAPF हैं दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दीज आर दी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको हम कहते हैं अर्धसैनिक बल। तो 7 इनके नाम पता हो, किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये पता हो, CISF का रेजिंग डे हम कब मनाते हैं और हम कौन सा मना रहे हैं अभी 54th, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वो एरियाज जहां पर हिमालयस वाला एरिया हो गया, आपके वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया, वहां पर लैंडस्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। प्लस नॉर्थ ईस्ट वाला भी हिमालयस में ही आ गई वैसे तो वो, बट अगेन नॉर्थ ईस्ट इज सेंसिटिव एरिया। तो लैंडस्लाइड एटलस जो है वो पहली बात तो रिलीज किया किसने है, ये रिलीज किया गया है बाय NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो का काम सैटेलाइट्स के डेटा को प्रोवाइड करना और NRSC का काम है उनको पूरा एनालाइज करके एक रिपोर्ट पब्लिश करनी। इन दोनों के ही कोलैबोरेशन से हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड लैंडस्लाइड एटलस दिया है पूरे नेशन को, जिसमें ये बोला गया है कि जो मिजोरम है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा है कि लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं और पिछले सालों में हुए भी हैं। मिजोरम टॉप द लिस्ट, उसके बाद है आपका उत्तराखंड और केरला कि पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा बार लैंडस्लाइड्स के केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसके अलावा हम देखें कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं विद मैक्सिमम लैंडस्लाइड जोन एरिया वो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे 16, केरला के 14, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के 13। टॉप 3 बताऊं आपको, देखिए ये जो टॉप 3 हैं आपके मिजोरम, उत्तराखंड और केरला, ये हैं जिनमें पिछले कई सालों में लैंडस्लाइड्स बहुत हुए हैं। ये जो नीचे वाले स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करे हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें, है ना। तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग है, अरुणाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड प्लस जम्मू एंड कश्मीर, ये पता हो। और उत्तराखंड का एक ऐसा एरिया है रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड रिस्क जोन में पड़ता है। जो ये जोशीमठ वाला एरिया है वो रुद्रप्रयाग के साथ वाले एरिया से लगता हुआ है। तो वहाँ पर अभी जो क्रैकिंग के हमने सीन्स वगैरह देखे तो वो भी इसी का ही आप कह लो कि रिजल्ट्स हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। प्लेट्स कौन कौन सी, इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट्स। ठीक है, तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है वो कौन रिलीज करता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जो सबसे मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनके नाम पता हो, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के जो नंबर हैं स्टेट वाइज वो पता हो।
ठीक है, चलिए इसके साथ खत्म होते हैं आपके इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। अगली बार हम मिलेंगे विद दी 3rd वीक ऑफ मार्च। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए। कोई भी डाउट रहेगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द